हेलो साथी, पुरानी क्लासेस पे आपका स्वागत है। चलिए हम लोग क्या क्या पढ़े थे। जैसे कि इसमें हम लोग जाने थे सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता में कहाँ से कहाँ तक चले थे हम लोग। सिंधु सभ्यता में कहाँ से कहाँ, यानी सिंधु सभ्यता का काल कब से कब निर्धारित किया गया है। 2400 से 1750, 2400 से 1750 ईसा पूर्व। ये कहीं कहीं 2500 भी रहता है, इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा। ईसा पूर्व है, ये ध्यान रखिए, ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक ना। उसमें देखिए, इसमें जैसे कि हम लोग बताए थे ये क्या होता है ईसा पूर्व। थोड़ा सा पीछे वाला लाडली के लिए भी हो जाएगा। जैसे कि जीरो है, यूट्यूब पे जाएगा थोड़ा सा जीरो। इसमें हाँ, ये जीरो में ईसा मसीह के जन्म है, ईसा मसीह। तो ये जीरो यहाँ से फिर ईसवी सन में आता है। इसके पहले जो है, इसके पहले सो ईसा पूर्व, यानी कि आप यदि आ जाए पीछे तो यहाँ पर ये मान लेते हैं 2400, ये 2400 है या 2500 मान लेते हैं, 2500 है। तो 2500 साल पहले, ईसा मसीह के 2500 साल पहले, तो ईसा पूर्व, इधर जितना भी होगा ईसा पूर्व कहलाएगा। तो यहाँ पे सिंधु सभ्यता चालू हुआ था, ये 1750 यानी कि 1750 है। तो यहाँ पे आके इसका विनाश हो गया था, सिंधु सभ्यता क्या हो गया था, पतन हो गया था, ठीक है ना। फिर आर्य लोग आए, आर्य लोग जो कहा जाता है वैदिक सभ्यता का रचयिता है। तो उसके बाद वैदिक सभ्यता आया, ये करीब वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, और वैदिक सभ्यता में किस ग्रंथ की रचना हुई थी। ऋग्वेद बोल सकते हैं, ऋग्वेद की रचना हुई थी। वेद कितने हैं, 4 वेद हैं आपके, 4 वेद 4 हैं। उसमें से एक जो है ऋग्वेद, पहला वेद, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। ये ऋग्वेद की रचना ये वैदिक काल में हुई थी। इसका काल माने वैदिक काल कब से कब निर्धारित किया गया है, तो ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ये रिपीट हम कर रहे हैं थोड़ा सा, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। हम आपको त्रिभुज बना के बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं। ये सब ईसा पूर्व का बात कर रहे हैं, ये हम ईसा पूर्व का बात कर रहे हैं। और ये 1000 से देखिए, 1000 से 600, यहाँ पे मान लेते हैं 600 ईसा पूर्व है, ठीक है, 600 ईसा पूर्व है। यहाँ तक चले थे उत्तर वैदिक काल। फिर से जानिए, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ये कहाँ से कहाँ तक, 1000 से 600 ईसा पूर्व। ध्यान रखेंगे, 1000 से 600 ईसा पूर्व। इसमें 3 वेद की रचना हुई थी, जिसमें आपको पता होगा दूसरा नंबर में क्या था, सामवेद, दूसरा में, तीसरा में यजुर्वेद, और बोलिए अथर्ववेद, ठीक है ना। सबसे अंतिम वेद अथर्ववेद, ये ध्यान रखिए, सबसे अंतिम वेद अथर्ववेद, सबसे पहला वेद और सबसे पुराना वेद भी ऋग्वेद, ठीक है। इस गायत्री मंत्र जो उच्चारण सब है, इसी वेद में गायत्री मंत्र का उच्चारण इसमें, हाँ, ऋग्वेद में है। कई मंडल में विभक्त किया गया, ये आगे हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें अथर्ववेद में जादू टोना वाला सब जो है, सब इसमें चर्चा किया गया। अथर्ववेद, सामवेद, इसमें संगीत वाला चर्चा किया गया, ठीक है ना। इस टाइप से देखेंगे तो ये ठीक है, यजुर्वेद बारे में पढ़ेंगे, उस पर ज्यादा डिटेल्स नहीं है। सामवेद बारे में है, गद पद बारे में है। अथर्ववेद में जादू टोना, इसमें मंत्र तंत्र, ये सब मंत्र का ज्यादा उल्लेख है इसमें। अच्छा, तो ये 600 ईसा पूर्व। फिर देखिए, यहाँ तक चर्चा कर लिए थे हम लोग। 600 के बाद ये उत्तर वैदिक काल में कर्म कांड ज्यादा होने के कारण से नया नया धर्म भी आया था। उसमें 2 प्रमुख धर्म की चर्चा की थी हम लोग। 2 प्रमुख धर्म, कौन कौन धर्म, नहीं, फिर से करिए कोशिश। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 2 धर्म प्रमुख में आया, जैन धर्म और दो धर्म आया था। एक बौद्ध धर्म, हाँ ठीक है, बौद्ध धर्म पहले बोलिए, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इसमें इसके थे महावीर जैन, महावीर स्वामी, और इसके गौतम बुद्ध, इनके प्रवर्तक। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे, गौतम बुद्ध, और जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी। ये महावीर स्वामी अभी हम पढ़ेंगे आगे हम लोग।
इसमें 24 तीर्थकर हुए थे, जिसमें 24 तीर्थकर में ये सबसे कहा जाता है लास्ट अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी, 23वें थे पार्श्वनाथ, और पहले कहा जाता है पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव, समझे। और इसमें बौद्ध धर्म के पर्वत सबको पता है, गौतम बुद्ध बाबा, ठीक है, अपने बिहार में बौद्ध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हाँ हाँ हाँ। और ये नेपाल के जो लुम्बिनी है वहाँ पे उनका जन्म स्थान था, वो लोग हम आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद 300, हाँ इसी समय 6ठी शताब्दी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुनिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ये 6ठी शताब्दी बहुत ही 600 ईसा पूर्व, ये 6ठी लिखे होंगे हम, चलिए ठीक है। इसमें तो दो धर्म आए भी। उस समय क्या हो रहा था, तो महाजनपद भी विकास हुआ था, बड़े बड़े नगर सब बन रहे थे। उसमें 16 महाजन का उल्लेख है, 16 महाजनपद, समझ गए ना। उसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन थे? मगध, जो पटना से रिलेटेड है, मगध पटना, समझे, सबसे शक्तिशाली मगध। हम लोग को ज्यादा उनके पास सेना ज्यादा होंगे, जमीन ज्यादा होंगे, एरिया ज्यादा होंगे, इसके जो राजा होंगे, बाकी माने महाजनपद से शक्तिशाली होंगे, इसलिए उसको महाशक्तिशाली कहा गया है। अच्छा, इस मगध में कई वंश आए थे, ठीक है, तो हम लोग ये चर्चा कर लिए थे। उसमें जो बिंबिसार थे, ये इनके प्रवर्तक थे, मगध साम्राज्य के प्रथम शासक। ये महावीर क्या कहते हैं, गौतम बुद्ध के समकालीन हुआ करते थे। फिर उसके बाद हम लोग वो भी चर्चा कर लिए थे। आते आते थे 300 ईसा पूर्व, यहाँ पे आ जाइए, तो 300 ईसा पूर्व के आसपास मौर्य वंश आया। कौन आया? मौर्य वंश। मगध साम्राज्य के एक अंतिम वंश था जिसका नाम था नहीं, जिनका नाम था नंद वंश, जिनका घनानंद अंतिम शासक था। मगध में कई वंश हुए थे, जिसमें एक वंश अंतिम वंश था। कौन सा वंश था? नंद वंश। नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। घनानंद को वो चाणक्य मरवा कर चंद्रगुप्त मौर्य से और वो फिर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की हुई थी। नहीं समझे मेरा बात? मौर्य साम्राज्य, तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ये 3री शताब्दी का बात कर रहे हैं, 3री शताब्दी ईसा पूर्व, ये ध्यान रखिए, ईसा पूर्व का ये बात हो रहा है। इधर हम लोग अभी ईसा मसीह से इधर नहीं जा रहे, ईसा पूर्व का बात कर रहे थे अभी तक, ठीक है। ईसा पूर्व इधर आ जाइएगा, ईसवी सन से 6ठी शताब्दी में एक और मुख्य हुआ था इस्लाम धर्म। मोहम्मद से आप इस्लाम धर्म के संस्थापक थे, ठीक है ना। तो ये 6ठी शताब्दी महत्वपूर्ण है। उसके बाद और आगे आइएगा तो ये 15वीं शताब्दी में ये हुआ था सिख धर्म, समझे ना। 15वीं शताब्दी में क्या हुआ था? सिख धर्म, क्योंकि गुरु नानक हुमायूं और इसके समकालीन थे। गुरु नानक जी हुमायूं और बाबर के समकालीन थे, ठीक है ना। चलिए आगे आएंगे तो बहुत सारा धर्म के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इसमें देख लेते हैं हम लोग किस पर चर्चा कर रहे थे? मौर्य साम्राज्य। अच्छा, इसको हम लोग एक त्रिभुज में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए त्रिभुज में कैसा है, एक त्रिभुज है, ऐसा कालखंड बताएंगे क्या क्या होता है इसमें। सभी पहले चले थे सिंधु सभ्यता, उसके बाद वैदिक काल पता ना, उसके बाद उत्तर वैदिक काल, उसके बाद ये ऊपर में लिखे थे मौर्य काल। कि जो मौर्य काल में सब कुछ अच्छा जा रहा था, सब कुछ टोटली अच्छा जा रहा था, इसीलिए मौर्य काल को हम लोग ऊपर में रख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मौर्य उत्तर, क्या बोलेंगे? मौर्य उत्तर काल। उसके बाद गुप्त काल, और उसके बाद गुप्त उत्तर काल। याद रहेगा, समझ में आ जाएगा आप लोग को। हम लोग बारी बारी चर्चा कर रहे थे, लेकिन हम लोग सबसे पहले अभी करना है चर्चा मौर्य काल, ठीक है ना। चलिए पहले इसको नोट करना कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए इसमें था प्राचीन इतिहास, एक मिनट, प्राचीन इतिहास, भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी कि प्राचीन इतिहास के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग को जानकारी जो मिल रहा है कहाँ से मिल रहा है। तो इसके लिए 3 प्रमुख स्रोत थे जो हमें, जैसे आप लोग पढ़े होंगे भोजन के स्रोत, तो पादप स्रोत, जंतु स्रोत, माने कहाँ से भोजन मिल रहा है।
इस तरीका से यहाँ पर हमें जो इतिहास की जानकारी मिला है, सो कहाँ कहाँ से हमें इतिहास की जानकारी मिल रहा है। तो इसके लिए 3 हैं। एक है साहित्यिक स्रोत, जो कोई बुक लिखे हैं, कोई किताब लिखे हैं, तो उससे हमें जानकारी मिल रहा है। एक है पुरातात्विक स्रोत, एक है विदेशी यात्रियों के विवरण, जो विदेशी यात्री आए हैं। पुरातात्विक मतलब हो गया जो खुदाई करके जो मिल रहा है पुरातात्विक सामग्री, उसके आधार पर जो लेख लिखा जाता है। जैसे कि आप कहेंगे तो सिंधु सभ्यता जो है पुरातात्विक स्रोत पे लिखा गया है ना, सिंधु सभ्यता। हाँ, उसी तरीका से अशोक के बारे में जो है सो मात्र शिलालेख के आधार पर बहुत सारा विद्वान लोग लिखते हैं इसका इतिहास, ठीक है। उसी तरीका से विदेशी यात्रियों के विवरण में बहुत सारा पढ़ेंगे आप लोग। जैसे कि इंडिका के लेखक थे, कौन थे? मेगास्थनीज, जो मौर्य के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। क्या समझ में आ रहा है? कौन थे? कहाँ के राजदूत थे? नहीं, यूनानी राजदूत थे, सही बोला। और किसके दरबार के शासक? सेल्यूकस निकेटर के दरबार के थे, समझ रहे ना। और इब्न बतूता अरब के थे, समझ, जो कौन लिखे थे, कौन क्या लिखे थे, याद करिए। नहीं, ये इब्न बतूता नहीं, ये जो अल-बरूनी तहकीक हिंद भारत की खोज, वो लिखे थे ना। हाँ। इसमें देखिए विदेश। अच्छा, साहित्यिक स्रोत में जैसे देख लेते हैं बौद्ध धर्म, इसमें बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा उसमें। इसमें ये सब चीज़ है। जैसे कि इसमें आएगा तो बौद्ध ग्रंथ का सब एक दो नाम बोलिए तो जरा फटाफट। बौद्ध ग्रंथ के प्रमुख, बौद्ध धर्म में प्रमुख ग्रंथ कौन कौन है? एक दो का नाम बताइए, सो बोलिए ना। तो सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। और जैन धर्म का प्रमुख, और इसमें और था ये जातक कथा, जो बौद्ध धर्म से गौतम बुद्ध के बारे में, जीवनी के बारे में लिखा गया। अच्छा, जैन धर्म में बताइए। जैन धर्म में कल्प सूत्र वाला जितना था सब था, नहीं? हाँ, जैन धर्म। उस ब्राह्मण ग्रंथ में बहुत सारे थे, जैसे आप पढ़ेंगे वेद, वेदांग, ये सब ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। तो वेद कितने हैं? 4। और वेदांग कितने हैं? वेदांग 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, 6 है ना। निरुक्त, छंद, ज्योतिष। अच्छा, ये कितने? उपनिषद कितने थे? 108। उपनिषद 108 थे। ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, उपनिषद, ठीक है ना। 100। अच्छा, पुराण कितने थे? 18। पुराण 18 थे, वही ना। अच्छा, उसमें से हम 2-3 पुराण बारे में चर्चा किए थे, जैसे कि गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, हाँ, वायु पुराण। अच्छा, ये बताए तो विष्णु पुराण से किस हम बताए थे, सब चर्चा किए थे। विष्णु पुराण से मौर्य काल की, और वायु पुराण से गुप्त काल की। हाँ। अच्छा, हम मौर्य काल कैसे बताते? विष्णु और मौर्य में कैसे रिलेटेड याद रखने के लिए कैसे बोले थे? मतलब बोलते हैं मौर्य का कलर कैसा है? ब्लू। तो विष्णु जी का भी कलर ब्लू है वो। चलिए, मौर्य का कलर नीला होता है और विष्णु जी का भी कलर नीला होता है, ऐसे ध्यान रखिए। वैसे कोई देखे नहीं है, पर आप सीरियल टीवी में देख रहे हैं तो उसके आधार पर कह रहे हैं, तो याद रखने को ऐसा ट्रिक बना सकते हैं। और वायु देखिए, वायु के बारे में क्या बोले तो वायु गुप्त रहता है, वायु दिखता नहीं है। गुप्त वंश की जानकारी हमें देता है, ठीक है ना। वायु पुराण गुप्त वंश की जानकारी देता है, जबकि मौर्य क्या बोले हैं, जबकि विष्णु पुराण मौर्य काल की जानकारी देता है। इतना समझ में आ गया। उसी तरीके से आगे में आएंगे, आगे उसके बाद हम लोग आएंगे तो मगध साम्राज्य में हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं अशोक के बारे में, ठीक ना। सबसे इम्पोर्टेंट था यह जो मान कि अभिलेख जो पत्थरों पे भी लिखा जाता था ना, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, जो उसको पढ़ा जाना, कैसे पढ़ा जाए। तो उसमें अभिलेख में मेन 2 प्रकार के लिखा गया था। एक ब्राह्मी लिपि, ध्यान रखेंगे, कौन? ब्राह्मी लिपि लिख देते हैं हम, ब्राह्मी लिपि, और एक प्रोष्ठी लिपि। ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि, ये मेन है। अच्छा, आपसे ये क्वेश्चन यदि पूछा जाए, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक, चित्र के आधार पे था, चित्र से भाव, क्योंकि उस समय उतना सा विकास या
लिखा गया है लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता, ये ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ, तो ये साधन तो है लेकिन मतलब अभी तो पढ़ा नहीं जा सका। सबसे मेन अभी तक जो है, जो अभिषेक के 14 शिलालेख हैं, अभिलेख हैं, 14 अभिलेख, कितने अभिलेख हैं? 14। उसमें से मेन एक गिरनार अभिलेख है जो आगे बताएंगे हम अभी आपको। तो ये पढ़ने से आपको मौर्य क्या, अशोक क्या क्या किए, अशोक द्वारा क्या क्या किया गया कार्य, उसका सबसे बड़ा बात पता चलता है, समझे ना। तो उसमें जैसे कि आपको ये पता होगा जो अभिलेखों के अध्ययन क्या बोलते हैं, सबसे पहले ये ध्यान रख लीजिए, अभिलेख शास्त्र या इंग्लिश में ध्यान रखिएगा एपिग्राफी, क्या ध्यान रखिएगा, ये बोला जाता है एपिग्राफी। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी कहते हैं। अशोक सम्राट के कितने अभिलेख थे? 14 अभिलेख थे। अच्छा, अभिलेख सब जो लिखा जाता है तो 2 लिपि में लिखा गया था जनरल, एक ब्राह्मी लिपि, एक खरोष्ठी लिपि, ठीक है ना। अच्छा, ब्राह्मी लिपि कैसे लिखा जाता था? बाएं से दाएं, ब्राह्मी लिपि ये लिखा था बाएं, क्या बोले हम? बाएं से दाएं, बाएं यानी कि इधर से इधर, ऐसे जैसे हम लोग अभी लिख रहे हैं, अभी जैसे हम लोग वर्तमान में जैसे लिखते हैं वही हुआ ब्राह्मी लिपि में, ठीक है। ब्राह्मी लिपि का स्टाइल वो भी था। ब्राह्मी लिपि बाईं से दाईं ओर, माने हम लोग इधर लिख रहे हैं, देखिए ना, बाईं से दाईं ओर इधर लिख रहे हैं, इधर बाईं है आपका, इधर दाईं है। और खरोष्ठी लिपि में दाईं से बाईं, इसका उल्टा है, हाँ, इधर से जैसे उर्दू लिखा जाता है, ठीक ना। ये इसमें था सबसे पहले 1750 में टिम फेथलर महोदय जो दिल्ली में एक अशोक स्तंभ का पता लगाया था। किसका? अशोक स्तंभ का। अशोक के स्तंभ है ना। अच्छा, सारनाथ में जो अशोक स्तंभ जहाँ पे सत्यमेव जयते लिया गया है, वहीं से लिया गया है ना। आगे है तो अभिलेखों के प्रयास। अच्छा, सबसे ज्यादा जो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अभिलेख पढ़ने का सफलता इन सबको नहीं मिला। एक व्यक्ति थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के टकसाल के एक अधिकारी थे, जेम्स प्रिंसेप। तो आप ध्यान रखेंगे, जेम्स प्रिंसेप ने क्या पढ़ा था? अशोक का अभिलेख। तो अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता कौन पाया था? जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता कौन पाए थे? टकसाल के, ईस्ट इंडिया कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के टकसाल के एक अधिकारी थे, उनका नाम था अधिकारी जेम्स प्रिंसेप, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही। जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप 1837 में ये अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किए थे पढ़ के, समझे ना। उसमें 14 अभिलेख में से एक महत्वपूर्ण था, जो वैसे 7 माने 14 के 14 महत्वपूर्ण थे, लेकिन उसमें से एक थे गिरनार। क्या नाम बोलिए? गिरनार अभिलेख, जो जूनागढ़ बोलते हैं। जूनागढ़ महाराष्ट्र में है, या महाराष्ट्र बोल दीजिए सीधा। सुनिए एक मिनट, तो महाराष्ट्र में, तो इसमें ये अपने कई नाम का प्रयोग किए, जैसे अशोक का नाम लिया, प्रियदर्शनी का, कौन कौन बोलिए तो नाम। अशोक का नाम क्या था? प्रियदर्शनी। हाँ, प्रियदर्शनी शासन। राजा, ऐसी गाना सबसे पहले अभिलेख लिखा गया था। राजा, ये सब नाम का प्रयोग किए हुए थे वो, ठीक है ना। इसी का अभिलेख लिखा था? नहीं, 14 अभिलेख लिखे थे, प्रथम नहीं, माने तृतीय शिलालेख है, तृतीय शिलालेख है ना, उसमें ये प्रयोग किए थे अपने नामों का। उसमें कुछ लाइन्स है तो उसमें अपने अपने नामों का क्या क्या प्रयोग किए थे? अशोक, देवान प्रिय और प्रियदर्शी, ठीक है। दर्शनी। बस आज इतना ही पे छोड़ देते हैं आप लोग को, ठीक है। ये भी हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।